हमारा अद्भुत विलक्षण अन्नमय कोश। मानवीय शरीर यों उपेक्षित परिभाषा में एक चलता फिरता पेड़ है। भौतिक दृष्टि से उसकी और कुछ व्याख्या हो भी नहीं सकती। वनस्पतियों में पाए जाने वाले रसायन ही न्यूनाधिक मात्रा में उसमें भी पाए जाते हैं। जन्म, वृद्धि और मरण के चक्र में घास पात की तरह मनुष्य भी भ्रमण करता है। आहार और सांस लेने की क्रिया ही पौधों की तरह उसे भी जीवित रखती है। पिछले दिनों वैज्ञानिक इसी स्तर के प्रतिपादन करते रहे हैं। इससे किस सिद्धांत की पुष्टि हो सकी, किसकी न हो सकी, यह पीछे की बात है, पर मानवीय सत्ता का अवमूल्यन निश्चित रूप से हुआ है। उसकी आत्मिक विशेषता को अस्वीकार कर देने पर मनुष्य वनस्पति वर्ग का रह जाता है। अधिक से अधिक उसे कृमि कीटकों की तरह कुछ अधिक विकसित स्तर का कायपिंड कह सकते हैं। इस स्थिति में उसके विशेष आदर्श, कर्तव्य और उत्तरदायित्व मानने की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। नैतिक मर्यादाओं में भी उसे क्यों बांधा जाए? फिर उसके स्वेच्छाचार पर भी क्यों अंकुश लगें? तब सेवा, उदारता, आत्मीयता, सहकारिता के आदर्शों का विस्तार करने की बात भी क्यों सोची जाए? त्याग, बलिदान की, तप और संयम की आवश्यकता भी क्यों मानी जाए? नास्तिक दर्शन में भस्मीभूत देह का पुनरागमन न होने की मान्यता अपनाने के उपरांत यावत् जीवेत सुखम जीवेत की नीति मान्य ठहराई गई है। उसे ऋण कृत्वा व्रतम पीवेत की ही नहीं, शोषण, उत्पीड़न और रक्तपान की भी पूरी छूट है। विचारणीय है कि यदि मनुष्य चलता फिरता पौधा ही ठहरा दिया गया तो फिर उस पर कोई नैतिक उत्तरदायित्व न लादे जा सकेंगे और आदर्शों के नाम पर आत्म संयम बरतने एवं परमार्थ कृत्यों में उत्साह रखने का औचित्य सिद्ध न किया जा सकेगा। इस दिशा में बढ़ते हुए हम संचित मानवीय सभ्यता, संस्कृति और आदर्शवादिता को तिलांजलि दे देंगे। पौधे और मनुष्य के बीच पाए जाने वाले अंतर पर दृष्टिपात करने से हमें दोनों के बीच हर क्षेत्र में मौलिक अंतर दृष्टिगोचर होता है। विशिष्टता मानवीय काया के रोम रोम में संव्याप्त है। आत्मिक गरिमा पर विचार करना पीछे के लिए छोड़कर मात्र काया संरचना और उसकी क्षमता पर विचार करें तो इस क्षेत्र में भी सब कुछ अद्भुत दिखता है। वनस्पति तो क्या, पिछड़े स्तर के प्राणी शरीरों में भी वे विशेषताएं नहीं मिलती जो मनुष्य के छोटे और बड़े अवयवों में सन्निहित हैं। कलाकार ने अपनी सारी कला को इसके निर्माण में झोंका है। शरीर रचना से लेकर मनः संस्थान और अंतःकरण की भाव संवेदनाओं तक सर्वत्र असाधारण ही असाधारण दृष्टिगोचर होता है। यह सउद्देश्य होना चाहिए, अन्यथा एक ही घटक पर कलाकार का इतना श्रम और कौशल्य नियोजित होने की क्या आवश्यकता थी। यह मात्र संयोग नहीं है और न इसे रचनाकार का कौतूहल कहा जाना चाहिए। मनुष्य को विशेष प्रयोजन के लिए बनाया गया। इस विशेष को संपन्न करने के लिए उसका प्रत्येक उपकरण इस योग्य बनाया गया है
कि उसके कण कण में विशेषता देखी जा सके। इन साधारण उपकरणों के सहारे ही वह आत्म कल्याण एवं विश्व कल्याण जैसे महान प्रयोजन संपन्न कर सकने में समर्थ हो सकता है। सृष्टा ने इसी साज सज्जा से अलंकृत करके उसे इस संसार में अभिष्ट कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए भेजा है। हृदय की धड़कन में सिकुड़न की सिस्टोल और फैलने का डायस्टोल क्रिया होती रहती है। इसी क्रिया के कारण रक्त संचार होता है और जीवन के समस्त क्रियाकलाप चलते हैं। यह रक्त प्रवाह नदी नाले की तरह नहीं चलता, वरन पंपिंग स्टेशन जैसी विशेषता इसमें रहती है। पंप में झटका मारने की क्रिया होती है, उससे गति मिलती है। नीचे की दिशा में तो प्रवाह अपने आप भी होता है, पर ऊपर की ओर ले जाना हो तो उससे पीछे शक्ति का दबाव होना आवश्यक है। आकुंचन प्रकुंचन से झटका लगता है और उसके दबाव से रक्त चक्र नीचे और ऊपर आने की दोनों आवश्यकताएं पूरी कर लेता है। हृदय की धड़कन रक्त के परिभ्रमण में काम आने वाली गति की व्यवस्था करती है। कोई यंत्र लगातार काम करने से गर्म हो जाता है। श्रम के साथ विश्राम भी आवश्यक है। श्रम में शक्ति का व्यय होता है, विश्राम उसको फिर से जुटा देता है। हृदय के आकुंचन प्रकुंचन से जहाँ झटके द्वारा शक्ति उत्पादन की आवश्यकता पूरी होती है, वहाँ इन दोनों क्रियाओं के बीच मध्यांतर की अवधि में विश्राम का लाभ भी उसे मिलता रहता है। एक धड़कन 1 मिनट के 72वें भाग में सेकंड के 5/6 भाग से संपन्न होती है। इस अल्प विधि में ही असंख्य विद्युत तरंगे उस संस्थान से प्रवाहित होती हैं। इन तरंगों के विद्युत आवेशों को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के माध्यम से रिकॉर्ड करके हृदय की स्वास्थ्य परीक्षा की जाती है। नवजात शिशु की प्रगति आवश्यकता के अनुरूप उन दिनों हृदय के मिनट में 140 बार धड़कता है, किंतु वह जरूरत कम होते जाने से यह चाल भी घटती है। 3 वर्ष के बच्चे का 1 मिनट में 100 बार और युवा मनुष्य का मात्र 72 बार धड़कता है। समर्थता की न्यूनाधिकता के अनुरूप धड़कन घटी बढ़ी रहती है। चूहे का हृदय 500 टाइम, चिड़ियों का 250 टाइम, मुर्गी का 200 टाइम, खरगोश का 65 बार, घोड़े का 50 बार और हाथी का 40 बार 1 मिनट में धड़कता है। मनुष्य के शिशु और प्रौढ़ के बीच समर्थता वृद्धि के अनुपात से हृदय की धड़कन भी घटती जाती है। पुरुष के हृदय का औसत वजन 330 ग्राम और स्त्री का 260 ग्राम। यह संपूर्ण अवयव पेरिकार्डियम नामक झिल्ली की थैली में बंद रहता है। हृदय एक होते हुए भी उसके मध्य भाग में खड़ी सेप्टम नामक मांसपेशी उसे 2 भागों में बांट देती है। यह 2 भाग भी 2-2 हिस्सों में बंटकर 4 हो जाते हैं। इनमें से ऊपरी भाग को ओरिकिल और नीचे के भाग को वेंट्रिकल कहते हैं। हृदय से फुसफुसीय धमनी में जाने की प्रक्रिया को मध्यवर्ती वाल्व नियंत्रित करते हैं। हृदय के समान ही फेफड़े भी आजीवन कभी विश्राम नहीं करते। 20 से 30 घन इंच हवा को वे बार बार भरते
और शरीर को ताजगी प्रदान करते रहते हैं। बच्चों की श्वास गति 25 से लेकर 40 तक होती है, क्योंकि यह उनका विकास काल होता है। शरीर में उत्पन्न दूषित वायु कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालना और शुद्ध वायु ऑक्सीजन को शरीर पोषण के लिए उपलब्ध कराना, यह दूसरा उत्तरदायित्व फेफड़ों को निभाना पड़ता है। फेफड़ों में आंख से भी न दिख पड़ने वाली बहुत पतली वायु नलिकाएं बहती हैं। इन 40 नलिकाओं के मिलने से एक वायु कोष्ठ एयर सैक बनता है। यही सघन होकर फेफड़े का रूप लेते हैं। इनकी संख्या प्रायः 1600 होती है। इन्हें श्वास विभाग के सफाई कर्मचारी भी कहा जा सकता है। इन वायु कोष्ठों की लचक अद्भुत है। इन्हें पूरी तरह फूलने का अवसर मिले तो वे समूचे शरीर से 55 गुने विस्तार में फैल सकते हैं। साधारणतया उपलब्ध ऑक्सीजन का 4.5% अंश ही शरीर ग्रहण कर पाता है। यदि श्वास लंबी और गहरी लेने का अभ्यास डाल लिया जाए तो 3 गुनी अर्थात 13.5 तक ऑक्सीजन ग्रहण की जा सकती है। इस उपार्जन का लाभ भी शरीर पोषण के लिए 3 गुना अधिक प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार सफाई का कार्य 3 गुना अधिक बढ़ सकता है। जिस अनुपात से गहरी सांस द्वारा ऑक्सीजन अधिक ग्रहण की जा सकती है, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को भी 4.5% के स्थान पर 13.5 के अनुपात से बाहर निकाला जा सकता है। कहना न होगा कि शक्ति प्राप्त करने और विषाक्तता निकालने के अनुपात बढ़ जाएं तो उससे आरोग्य वृद्धि में अत्यधिक लाभ मिलेगा। गहरी और लंबी सांस लेने की सामान्य प्रणाली डीप ब्रीदिंग भौतिक विज्ञान की प्राणायाम प्रक्रिया कहलाती है। इसमें आध्यात्मिक आधारों को भी मिला दिया जाए तो फेफड़े स्वास्थ्य संवर्धन में अद्भुत भूमिका निभाने लगते हैं। हृदय के समान ही फेफड़े भी आजीवन बिना विश्राम लिए काम करते रहते हैं। 20 से 30 घन इंच हवा वे बार बार भरते और शरीर को ताजगी प्रदान करते रहते हैं। प्रति मिनट वे 17 बार के हिसाब से धौंकनी धौंकते हैं। बच्चों की श्वास गति तो 25 से लेकर 40 तक होती है। हृदय और फेफड़े ही नहीं, अन्य छोटे दिखने वाले अवयव भी अपना काम अद्भुत रीति से संपन्न करते हैं। गुर्दों की गांठें देखने में मुट्ठी भर आकार की, भूरे कत्थई रंग की, सेम के बीज जैसी आकृति की, लगभग 150 ग्राम भारी हैं। प्रत्येक गुर्दा प्रायः 4 इंच लंबा और 2.5 इंच चौड़ा और 2 इंच मोटा होता है। जिस प्रकार फेफड़े सांस को साफ करते हैं, इसी प्रकार जल अंश की सफाई इन गुर्दों के जिम्मे है। गुर्दे रक्त में घुले रहने वाले नमक, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि पर कड़ी नजर रखते हैं। उनकी मात्रा जरा भी बढ़ जाए तो शरीर पर घातक प्रभाव डालती है। शरीर में जल की भी एक सीमित मात्रा होनी चाहिए। रक्त में क्षारीय एवं अम्लीय अंश न बढ़ने पाए, इसका ध्यान भी गुर्दों को ही रखना पड़ता है। छानते समय इन सब बातों की सावधानी वे पूरी तरह रखते हैं। गुर्दे एक प्रकार की छलनी है। इसमें 10 लाख से अधिक नलिकाएं होती हैं। इन सब को लंबी कतार में रखा जाए तो वे 110 किलोमीटर लंबी डोरी बन जाएंगी।
1 घंटे में गुर्दे इतना रक्त छानते हैं कि जिसका वजन शरीर के भार से दूना होता है। विटामिन, अमीनो अम्ल, हार्मोन, शक्कर जैसे उपयोगी तत्व रक्त को वापस कर दिए जाते हैं। नमक भी सबसे ज्यादा अनावश्यक मात्रा में होता है। यदि यह रुकना शुरू कर दें तो सारे शरीर पर सूजन चढ़ने लगेगी। गुर्दे ही हैं जो इस अनावश्यक को निरंतर बाहर फेंकने में लगे रहते हैं। दोनों गुर्दों में परस्पर अति सघन सहयोग है। एक खराब हो जाए तो दूसरा उसका बोझ अपने ऊपर उठा लेता है। गुर्दे प्रतिदिन प्रायः 2 लीटर मूत्र निकालते हैं। मनुष्य अनावश्यक और हानिकारक पदार्थ खाने से बाज नहीं आता। इसका प्रायश्चित गुर्दे को करना पड़ता है। नमक, फॉस्फेट, सल्फेट, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, क्रिएटाइनिन, यूरिया, एमोनिया, यूरिक एसिड, हिप्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन आदि पदार्थों की प्रचलित आहार पद्धति में भरमार है। गुर्दे इस कचरे को मूत्र मार्ग से बाहर करने और स्वास्थ्य संतुलन बनाए रखने का उत्तरदायित्व निभाते हैं। यदि वे अपने कार्य में तनिक भी ढील कर दें तो मनुष्य ढोल की तरह फूल जाएगा और देखते देखते प्राण गंवा देगा। आमाशय का मोटा काम भोजन हजम करना माना जाता है, पर यह क्रिया कितनी जटिल और विलक्षण है, इस पर दृष्टिपात करने से आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। इसे छोटी थैली की एक अद्भुत रसायनशाला ही संज्ञा दे सकते हैं, जिसमें सम्मिश्रणों के आधार पर कुछ से कुछ बना दिया जाता रहता है। कहाँ अन्न और कहाँ रक्त। एक स्थिति को दूसरी में बदलने के लिए उसके बीच इतने असाधारण परिवर्तन होते हैं, इतने अधिक रासायनिक सम्मिश्रण मिलते हैं कि इस स्तर के प्रयोजन की संसार भर में कहीं भी उपमा नहीं ढूंढी जा सकती। आमाशय में पाए जाने वाले लवणाम्ल, पेप्सिन, रेन्नेट आदि भोजन को आटे की तरह गूंदते हैं। लवणाम्ल खाद्य पदार्थों में रहने वाले रोग कीटाणुओं का नाश करते हैं। पेप्सिन के साथ मिलकर वे प्रोटीनों से पेप्टोन बनाते हैं। पेनक्रियाज में पाए जाने वाले इंसुलिन आदि रसायन शक्कर को संतुलित करते हैं और आंतों के काम को सरल बनाते हैं। इतने अधिक प्रकार के, इतनी अद्भुत प्रकृति के, इतने विलक्षण प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करने वाले रासायनिक प्रयोग मनुष्यकृत प्रयोगशाला द्वारा संभव हो सकते हैं, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आमाशय की रासायनिक प्रयोगशाला क्या क्या कौतुक रचती हैं और क्या से क्या बना देती हैं। इसे किसी बाजीगर की विलक्षण जादूगरी से कम नहीं कहा जा सकता। यों तो कर्ता की कारीगरी का परिचय रोम रोम और कण कण में दृष्टिगोचर होता है, पर आंख, कान जैसे अवयवों पर हुई कारीगरी तो अपनी विलक्षण संरचना से बुद्धि को चकित ही कर देती है। आंख जैसा कैमरा मनुष्य द्वारा कभी बन सकेगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कैमरों में नाभ्यंतर फोकल लेंथ को बदला जा सके, ऐसे कैमरे कहीं नहीं बने। फोटो लेने के लिए अच्छे कैमरों के लेंस भी पहले एक निश्चित नाभ्यंतर पर फिट करने होते हैं। फिल्मों तक में फोटो दृश्य और कैमरे की दूरी का संतुलन मिलाकर फोकस सही करना पड़ता है।
इस व्यवस्था को बनाए बिना अभिष्ट फोटो खींच ही नहीं सकेगा। किंतु नेत्र संरचना में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। वे निकट से निकट और दूर से दूर को भी आँखों के बिना आगे पीछे हटाए मजे से देखते रह सकते हैं। प्रिज्म या 3 डायमेंशनल कैमरे अद्भुत माने जाते हैं, पर वे भी रंगों का वर्गीकरण उस तरह नहीं कर सकते जैसा कि आँखें करती हैं। सुरक्षा सफाई का प्रबंध जैसा आँखों में है वैसा किसी कैमरे में नहीं होता। कैमरे पहले उल्टा फोटो लेते हैं, फिर दोबारा प्रिंट करके उन्हें सीधा करना पड़ता है, किंतु आँखें सीधा एक ही बार में सही फोटो उतार लेती हैं। कान जैसा साउंड फिल्टर यंत्र कभी मनुष्य द्वारा बन सकेगा ऐसी आशा नहीं की जा सकती। रेडियो और वायरलेस की आवाजें एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर ही सुनी जा सकती हैं। कानों के सामने इस प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। वे किसी भी तरह की कोई भी ऊंची हल्की आवाज सुन सकते हैं। कई आवाजें एक साथ सुनने या कोलाहल के बीच अपने ही व्यक्ति की बात सुन लेने की क्षमता हमारे ही कानों में होती है। ध्वनि साफ करने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। कुछ यंत्रों में वैक्यूम रूम सिस्टम एवं गैस सिस्टम से ध्वनि साफ की जाती हैं। इनमें लगे धन प्लेट एनोड और ऋण प्लेट कैथोड के साथ ग्रिड जोड़ना पड़ता है, तब कहीं एक सीमा तक आवाज साफ होती है। किंतु कान की 3 हड्डियां स्टेम, मैलियस और अंकस में इतनी स्वच्छ प्रणाली विद्यमान है कि वे आवाज को उसके असली रूप में बिना किसी कठिनाई के सुन सकें। न मात्र सुनने की है, उस संदेश के अनुरूप अपना चिंतन और कर्म निर्धारित करने के लिए प्रेरणा देने वाली विद्युत प्रणाली कानों में विद्यमान है। सांप की फुसकार सुनते ही यह प्रणाली खतरे से सावधान करती है और भाग चलने की प्रेरणा देने के लिए रोंगटे खड़े कर देती है। ऐसी बहुउद्देशीय संरचना किन्हीं ध्वनि ग्राहक यंत्रों में संभव नहीं हो सकती। शरीर पर चमड़ी का क्षेत्रफल प्रायः 25 वर्ग फीट और वजन 6 पाउंड होता है। 1 वर्ग इंच त्वचा में 72 फुट लंबाई वाला तंत्रिका जाल और 12 फुट से अधिक लंबाई वाली रक्त नलिकाएं बिखरी होती हैं। त्वचा के रोमकूपों से प्रायः 1 पाउंड पसीना बाहर निकलता है। शरीर को एयर कंडीशन बनाए रखने के लिए त्वचा फैलने और सिकुड़ने की क्रिया द्वारा कूलर और हीटर दोनों का प्रयोजन पूरा करती हैं। त्वचा के भीतर बिखरे ज्ञान तंतुओं को एक लाइन में रख दिया जाए तो वे 45 मील लंबे होंगे। इन तंतुओं द्वारा प्राप्त अनुभूतियां मस्तिष्क तक पहुंचती हैं और टेलीफोन तारों जैसा उद्देश्य पूरा होता है। त्वचा से कोरियम नामक एक विशेष प्रकार का तेल निकलता रहता है। यह सुरक्षा और सौंदर्य वृद्धि के दोनों ही कार्य करता है। उसकी रंजक कोशिकाएं नैलानिक रसायन उत्पन्न करती हैं। यही चमड़ी को गोरे, काले, पीले आदि रंगों से रंगता रहता है। शरीर पूरा जादूगर है। उसकी कोशिकाएं तंतुजाल किस प्रकार जीवन मरण की गुत्थियां स्वयं सुलझाते हैं और समूची काया को समर्थ बनाए रहने में योगदान करते हैं, यह देखते ही बनता है। जीवन सामान्य है,
पर उसे सुनियोजित एवं सुसंचालित रखने में एक छोटा ब्रह्मांड ही जुटा रहता है। पिंड मानवी काया का नाम है, पर उसके भीतर चल रही विधि व्यवस्था को ब्रह्मांडीय क्रिया प्रक्रिया का छोटा रूप ही कहा जा सकता है। अन्नमय कोश, जिसे स्थूल शरीर भी कहते हैं, परमेश्वर की विचित्र कारीगरी से भरा पूरा है। उसके किसी भी अवयव पर दृष्टिपात किया जाए, उसमें एक से बढ़कर एक बड़ी चढ़ी अपने अपने ढंग की विलक्षणताएं प्रतीत होंगी। सामान्यतया इसे खाने सोने में ही खपा दिया जाता है, पर यदि इस सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ अनुदान के सदुपयोग की बात सोची जाए, उसकी प्रसुप्त क्षमताओं को जागृत किया जाए, तो इतना कुछ कर गुजरना संभव हो सकता है जिससे मनुष्य जन्म को सच्चे अर्थों में सार्थक हुआ कहा जा सके। वाङ्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।